ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सबऑर्डिनेट कोड्स है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एक, ठीक है। और ये हमारा जो है सबऑर्डिनेट कोड जो है हमारा, ये पार्ट 6 का लास्ट पार्ट है ना। पार्ट 6 का लास्ट पार्ट है ये हमारा। अभी हम पार्ट 6 पढ़ रहे हैं ना। पार्ट 6 का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा जो आपका 6 पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो पूरा का पूरा आपका स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो सबऑर्डिनेट कोड से पहले हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, जो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट था, पार्ट 5 का पार्ट था। उसके बाद हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था, हाई कोर्ट पढ़ा था। अब हाई कोर्ट हर स्टेट का अलग अलग होता है ना। 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में इस टाइम पे। अब हाई कोर्ट खाली एक हाई कोर्ट नहीं होता है, उसके नीचे बहुत सारी लोअर कोर्ट होती हैं। ठीक है, लोअर कोर्ट्स होती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जिनको बोला जाता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी उनको बोलते हैं। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है हिंदी में, इनको अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, यानी कि किसी के अंडर काम कर रही हैं। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल तो हैं, इंडिविजुअल का मतलब ये नहीं है कि डिसीजन कोई भी अपना कोई भी किसी को सज़ा दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से पूरा पहले पूछेंगी या हाई कोर्ट से पूछेंगी तब देंगी, नहीं, इंडिपेंडेंट है। बट इनके ऊपर पूरा का पूरा जो शिकंजा होता है वो हाई कोर्ट का होता है। ठीक है ना, हाई कोर्ट का होता है। ठीक है, तो जो हमारा जो स्टेट जुडिशरी है वो हाई कोर्ट रखता है हमारा, और नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रखता है। ठीक है, ये क्यों रखी जाती है, देखो, हाई कोर्ट हर स्टेट का एक होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया का एक होता है। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि स्टेट की और आपकी गवर्नमेंट में कोई डिस्टरबेंस हो गई तो वो मैटर्स जाते हैं, या आम पब्लिक जो है यानी कि हम लोग जो है तो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो मैटर्स जाते हैं। और बहुत सारे मैटर्स होते हैं, इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं, वो जाते हैं। ठीक, ये हो गए हमारे सुप्रीम। हाई कोर्ट में भी मैंने आपको बताया जो उसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस था, उसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है। ठीक है, कोई डिवोर्स का केस है, कोई मैरिज का केस है, कोई विल का केस है, वो जाते हैं। कोई वसीयत का केस है, कोई रिवेन्यू से जुड़ा हुआ केस है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे से जुड़ा हुआ केस है, वो जाएंगे। तो जो आम पब्लिक होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कहते हैं कि नीचे रूट से काम करना होता है। जो सबसे पहली सीढ़ी हमारी पुलिस होती है। मान लीजिए हमारा किसी से आपस में झगड़ा हो जाए, ठीक है, तो क्या सीधा आप हाई कोर्ट जाएंगे? सबसे पहले आप पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। अब मैं पहले आपको पूरी एक सिनेरियो समझा देती हूँ कि कैसे काम करता है। ठीक है, मान लीजिए कि खाली बस झगड़ा हो गया, आपस में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई और कंप्लेंट कर दी पुलिस में। किसी को चोट नहीं आई है, छोटी मोटी चोट, खरोंच वगैरह लग गई है, वो लड़ाई हुई है, तो क्या होगा, पुलिस जो है वो क्या करेगी, कंप्लेंट रजिस्टर्ड करेगी। अगर मामला ऐसा है कि सर फूट गया, या बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, या क्या हो रहा है कि दोनों पार्टियां जो है वो मैटर को सॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है, तब क्या किया जाता है, तब फर्स्ट FIR जो बोलते हैं, जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तब दर्ज की जाती है। अदरवाइज एक सिंपल पेपर पे पहले कंप्लेंट दर्ज की जाती है और पुलिस स्टेशन में ही को बैठा के सॉल्व कर दिया जाता है दोनों पार्टियों में। थोड़ा सा अगर नहीं मानती हैं, ज़्यादा लग गई है चोट या ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया है, तो क्या करते हैं फिर, तो क्या किया जाता है, तब ये किया जाता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को दर्ज किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो मामला चलता है। अब मामला मान लो हल्की फुल्की ही मारपीट का है, पर दोनों जो पार्टी है वो क्या कर रही है, वो सहमत नहीं है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सीधा नहीं जाएगा वो मैटर, क्योंकि छोटा मोटा झगड़ा है। तो यहाँ पे ना छोटे से जो SDM की पोस्ट होती है जिनकी, देखो जब UPSC से कोई बंदा जाता है तो DM बनता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इट मीन्स कि पूरे जिले का जो वो होता है वो मालिक होता है एक तरीके से, सारे लॉ एंड ऑर्डर या जो भी उनका काम किया जाएगा वो सब उसी के नाम पे किए जाते हैं। ठीक, ऐसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होती है तो यहाँ पे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज, इनको DJ भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में DJ भी बोल देते हैं, वो वाला DJ नहीं, DJ इट मीन्स डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे ये सारी कोर्ट्स होती हैं। छोटा मोटा झगड़ा है कि नहीं, हम अभी इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं लेके जाना चाहते, तो SDM रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो छोटी मोटी कोर्ट लगा लेते हैं। जैसे कि आपका झगड़ा यहाँ मुखर्जी नगर में हो गया,
आपने मुखर्जी नगर थाने में फ़ोन किया है ना, फ़ोन आप 100 नंबर पे 112 नंबर पे करोगे तो आपको कहाँ से, नियर बाय जो पुलिस स्टेशन होगा आपकी कॉल वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, या पीसीआर जो होती है वहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। ठीक, तो वो फिर भी कहाँ किस एरिया में झगड़ा हो रहा है उस एरिया के पुलिस स्टेशन में वो चीज़ें जाएंगी, वहाँ से पुलिस उस चीज़ को फिर गो थ्रू करेगी कि क्या मैटर है। ठीक है, फिर अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है तो एक दिन आपको रखेंगे वो जेल में एक रात के लिए, है ना। 24 घंटे के अंदर तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना है बंदे को। तो फिर क्या करेंगे वो, यहाँ से अगर लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है तो सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ का कोर्ट लगेगा रोहिणी, तो रोहिणी जाना पड़ेगा। छोटा मोटा मारपीट का मामला है तो यहाँ पे जहांगीरपुरी है, यहाँ पे लगता है। ठीक है, एसडीएम बैठते हैं, एक दो सीटिंग में बुलाएंगे आपको, एकदम मामला सेट नहीं करेंगे, एक दो सीटिंग में बुलाएंगे, वहीं पे मामला आपका खत्म कर देंगे, थोड़ा बहुत जुर्माना लगा देंगे दोनों पे, तूने इसको मारा, इसका इतना नुकसान किया, चल इतना पनिशमेंट तेरे पे, गलती तेरी भी है भाई, तू इतना दे। ठीक, तो ऐसे काम करती हैं। इन चीज़ों की ज़रूरत, देखो बहुत सारी विंग्स हैं, वो छोटी 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 बहुत सारी विंग्स हैं, इसमें बहुत सारी विंग्स हैं, हर स्टेट की अलग अलग है, हर स्टेट में उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कहीं चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये होती हैं लोअर कोर्ट्स हमारी। ठीक, यानी कि पहली अपील जो नॉर्मल लोग यानी कि आम लोग करते हैं, ठीक है, वो लोअर कोर्ट में करते हैं। ठीक है, और हम आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी हाई कोर्ट इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग ये चलती है, हालांकि इंडिपेंडेंट होती हैं अपना डिसीजन देने में। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक है। ठीक है, 4-5 आर्टिकल्स में कवर हो जाता है, मैं पहले ही बता रही हूँ बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, पार्ट 6 में ये वेरी करता है, पार्ट 6 का लास्ट पार्ट है ये। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, यानी कि हमने पूरा पार्ट 6 में आपका पूरा स्टेट पढ़ा है, गवर्नर पढ़े हैं, सीएम पढ़े हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा है, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ा है, जिसके अंदर हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ी है। उसके बाद हमने स्टेट का जुरिडिक्शन एरिया पढ़ा है, जिसमें हमने हाई कोर्ट पढ़ा, और आज का टॉपिक हमारा सबऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये बोला है, इन्होंने बोला है कि रेगुलेट करती हैं, रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, रेगुलेट करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस, किस आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा है। इंडिपेंडेंट होती हैं बच्चों, कहाँ से, फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि राज्य की सरकार एग्जीक्यूटिव है वो, है ना, जैसे यहाँ पे भी आम आदमी की सरकार है तो एग्जीक्यूटिव आम आदमी पार्टी, आप सरकार हो गई। इससे ये पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट है, अलग है, ये एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग है। अगर एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो जाएगा ना तो मिल लिया न्याय, फिर नहीं होगा कुछ भी। इसलिए एग्जीक्यूटिव, क्योंकि सरकार के लोगों के खिलाफ ज़्यादातर मामले आते हैं, ठीक, तो इसलिए इसको एग्जीक्यूटिव से, जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बिल्कुल एग्जीक्यूटिव से अलग है, हालांकि वहाँ के उनकी सैलरी, उनमें जजों की संख्या बढ़ाना, जस्टिस की संख्या बढ़ाना घटाना, वो सब करेगा पार्लियामेंट ही, करेगा एग्जीक्यूटिव ही, बट जो डिसीजन आपकी जुडिशरी दे देगी वो एग्जीक्यूटिव चेंज नहीं कर सकता। किसी भी अपराध के तहत अगर किसी को फांसी की सजा दी गई है तो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो आप उसमें कि नहीं जी फांसी की सजा मत दीजिए इसको, समझ में आ गया, इसलिए इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल है भैया। ये इसके आपके आर्टिकल्स हैं कि आर्टिकल 233 में अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चों जस्टिस नहीं लिखेंगे कभी भी, यहाँ पे हमेशा जज लिखा जाएगा, जजिज या जज। क्यों, जस्टिस वर्ड जो यूज होगा वो हमेशा यूज होगा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज के लिए। ठीक, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, न्यायमूर्ति। जस्टिस को हिंदी में क्या बोला जाता है, न्यायमूर्ति। कि माई बाप आप ही सब कुछ हैं, आप ही अब क्या करिए, हमारा उद्धार करिए, मुझे न्याय दीजिए, न्यायमूर्ति। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी हमारे जज चुने जाते हैं उनको हम जस्टिस बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितने भी जज होंगे उनको जज ही बोला जाएगा, उनको जस्टिस नहीं बोला जाएगा। ठीक है,
समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। जज का मतलब न्यायाधीश और जस्टिस का मतलब न्यायमूर्ति। ठीक, समझ में आ गया? अब यहाँ पे वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजमेंट्स एक्सेट्रा डिलीवर बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा कोई भी अपॉइंटमेंट की गई है। बहुत सारे, देखो खाली जज नहीं होंगे यहाँ पे, बहुत सारी पोस्ट होती है ना। जज के नीचे बैठे होते हैं नायब तहसीलदार, है ना। कभी भी कोर्ट गए हो आप लोग? हैं? बहुत सारे मैटर्स में जाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि क्राइम करके ही कोर्ट में जाया जाता है। फैमिली कोर्ट होती है, कुछ आपकी सिविल कोर्ट होती हैं। जैसे कि मान लो आप किसी से ना रेंट पे मकान ले रहे हो, हैं, और एक होता है कि जैसे नोटरी वाले बैठे होते हैं, सिंपल सा उस पर रेंट एग्रीमेंट बनाया, 150 रुपये लगते हैं, बनवा लेते हैं। बट अगर कोर्ट के थ्रू एग्रीमेंट बनवाते हो तो उसमें फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी हाफ हाफ पेमेंट करती है, तो वो आपका यहाँ नहीं बनेगा, कोर्ट से बनेगा, तो कोर्ट जाना पड़ेगा। तो कोर्ट जब जाते हैं ना, तो खाली वहाँ पे बेटा जज नहीं होते हैं या वकील नहीं होते हैं, बहुत सारी पोस्ट होते हैं जिसको क्या बोला जाता है, पोस्ट इन जुडिशरी। ठीक है, पोस्ट इन जुडिशरी, उनका अपॉइंटमेंट है। या डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई भी डिसीजन दिया है, कोई भी सजा सुनाई है, वो सब हमारा आर्टिकल 233A में आएगा। ठीक, उसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट आ जाएगी। ठीक, इसमें आ जाएगी आपका 235 में कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में आ जाएगा, वो सब आगे हम पढ़ लेंगे। इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, व्याख्या करनी है किसी भी केस की। ठीक है, फिर एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर ऑफ ए सर्टेन क्लास और क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट वर्ड है ना, ये बहुत सारी नीचे लोअर कोर्ट्स होती हैं, उसमें मजिस्ट्रेट के टाइप्स होते हैं, वो मैं भी आपको आगे कराऊंगी। ये आप समझ गए। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, अब जो सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे बहुत सारे कोर्ट्स होंगे, छोटे 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 छोटे। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज की जो अपॉइंटमेंट हम करेंगे कैसे करी जाती है डिस्ट्रिक्ट जज की। और पहली बात ध्यान रखना, जैसे दिल्ली तो एक यूटी है, दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट जो सॉरी दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे वो अलग स्ट्रक्चर्स के होंगे। ठीक, उसका आपको कोई भी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है या उसका स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, उसका ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे करना है, कितने इसमें जज रखने हैं, कितने क्या करना है, ठीक है, किस तरीके से उसमें कितनी पोस्ट हमें वैकेंट रखनी है, कितनी क्या करनी, सब स्टेट का क्या है बच्चों, वो अलग अलग है, सबका एक जैसा नहीं है, हर स्टेट अलग अलग है। ठीक है, समझ में आ गया, सब अलग अलग होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक जैसे हम बार बार बोल रहे हैं ये चीज़ें, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं हम, ये जो वर्ड है इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बता तो दिया है, खासकर सबऑर्डिनेट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट होगी, पर सबऑर्डिनेट कोर्ट की कोई डेफिनेशन नहीं दी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ये होगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है हमारी, है ना, कि एपेक्स कोर्ट ऑफ आवर इंडिया, उससे ऊपर कोई नहीं है। हाई कोर्ट की डेफिनेशन है कि हाई कोर्ट जो है अपर कोर्ट ऑफ एवरी स्टेट। ठीक, बट सबऑर्डिनेट कोर्ट की कोई वैल्यू कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छा, हमारे इस टाइम के जो चीफ जस्टिस हैं 51 नंबर के हैं, संजीव खन्ना, उससे पहले 50 थे, क्या नाम था उनका, चंद्रचूड़। ठीक है, बहुत मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे काम करके गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने डिसीजन दिए हैं। ठीक है, चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा, मतलब कि इस पे सबऑर्डिनेट वर्ड पे बोले कि सबऑर्डिनेट का हिंदी टर्म क्या है, अधीनस्थ, यानी कि अधीन रहने वाला, किसी के अंडर काम करने वाला, है ना। अधीन का मतलब क्या हो गया, मैं कह दूं कि तुम मेरे अधीन हो, जो मैं कहूंगी वैसा ही करोगे, तुम अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो अधीन हो गए, इट मीन्स एक तरीके से क्या हो गए कि क्या टर्म मैं यूज करूं, कि मेरी मर्जी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, अपने फैसले नहीं ले सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मैं हाई कोर्ट हूं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो सारे, तो आपके पास फैसले, आप बहुत सारे हो, हर राज्य में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में इस टाइम 7 हैं, कितना छोटा सा दिल्ली है, यहाँ पे भी 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, अब लगा लीजिए। तो इलाहाबाद में कितने, यूपी में कितने होंगे, महाराष्ट्र में कितने होंगे, तो हर मतलब कि टेरिटरी बटी होती है हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। तो मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अब मान लो
आपको क्या कहा जाए कि सबॉर्डिनेट का मतलब तो हो गया अधीनस्थ, यानी कि आप पूरे के पूरे मेरे ऊपर डिपेंड हो। आपके पास कोई केस आया, आपको पता है इस केस में ये सजा होगी, बट आप दे ही नहीं सकते हो। आपको पहले मुझसे पूछना पड़ेगा कि हाई कोर्ट हम ये सजा इसको दें। हाई कोर्ट बोलेगा कि यस दो, मैं बोलूंगी दो तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं। सबॉर्डिनेट का मतलब तो यही हो गया। तो चंद्रचूड़ ने यही कहा था, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 50 नंबर के, 50वें नंबर के, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यही कहा था 30 दिसंबर को उन्होंने एक बात बोली थी, 30 दिसंबर 2022 को, कि हमें इन्हें सबॉर्डिनेट नहीं बोलना चाहिए। हालांकि बोला जाता है, अभी भी बोला जाता है। उन्होंने कोटेशन दिया था कि सबॉर्डिनेट बोला नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है आर नॉट सबॉर्डिनेट। क्यों सबॉर्डिनेट नहीं है? क्योंकि इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजन खुद लेती है। हमने बांट रखा है कि 3 साल तक एमएम सजा देंगे, ठीक है, उसके बाद 7 साल तक ये सजा देंगे, और जो आपके डिस्ट्रिक्ट, जो आपके, मैं अभी डीजे बता रही थी, जिनको डीजे जो है वो आपको क्या, आपको मौत की सजा भी दे सकते हैं, ठीक है ना। आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, उम्र कैद की भी सजा दे सकते हैं, तो दे सकते हैं ना। तो आप डिपेंड कहाँ हुए? आप तो इंडिपेंडेंट। तो सबॉर्डिनेट नहीं बोलना चाहिए इनको, है ना। क्योंकि हमें क्या होता है कि यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो होता है नॉर्मल पीपल का, हम लोगों का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही होता है या उनकी लोअर कोर्ट से होता है। यही बात है या नहीं है ना। जो हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस होगा, हमारा किसी के साथ झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो क्या होगा, किसके इंस्ट्रक्शंस, कहाँ जाएंगे हम? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही जाएंगे ना, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन से मामले जाते हैं सीधे? देखो मारपीट का, छोटा मोटा मारपीट का मामला है तो वो चला गया कहाँ पे, मैंने अभी बताया कि एसडीएम के थ्रू आपका 1-2 डेट लगवाएंगे। डेट तो वहाँ पे भी लगेगी, 1-2 ही लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी। और क्या करेंगे, थोड़ा बहुत जुर्माना लगा के आपको छोड़ दिया जाएगा। और जैसे पहले क्या होता था कि छेड़खानी का मामला है, जैसे कि गर्ल्स को छेड़ दिया कोई, क्या बोली, भद्दी टिप्पणी कर दी, ठीक है, तो उस पर क्या था कि पहले वो भी ऐसे ही मैटर जो थे वो सॉल्व होते थे, ठीक है, कि एसडीएम के थ्रू उनको सॉल्व करा दिया जाता था। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आफ्टर निर्भया कांड, निर्भया के केस के बाद अगर किसी भी लड़की ने ये बोला कि इसने मुझे घूर के देखा या मेरे साथ छेड़खानी की या मुझे गलत बोला, तो मामला अब एसडीएम के पास नहीं जाएगा, ठीक है, किसी भी तरीके से नहीं जाएगा वहाँ पे। कहाँ जाएगा वो? सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हालांकि इतना बड़ा मैटर नहीं है, बट उसमें हमने क्या किया, चेंज किया, ठीक। किसी का मर्डर हो गया तो सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, ठीक। किसी की विल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, वसीयत से रिलेटेड हो गई, काफ़ी ज़मीन जायदाद था, भाई बहनों में झगड़ा हो गया, सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल का मामला है तो हाई कोर्ट जाएंगे, ठीक है। समझ गए आ गई बातें आपको कि कैसे कैसे होते। जितना मामले की गंभीरता होती है उसी हिसाब से जो केस को है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये सब पुलिस करती है, उनको सब पता होता है कि ये उसके जुरिडिक्शंस में आता है, ये उसके जुरिडिक्शंस में। अगर पुलिस वाले खुद भी सॉल्व कर देते हैं कुछ मैटर, तो थाने में बैठाएंगे, 2 बात उसको बोलेंगे, 2 उसको बोलेंगे, और चाय भी पिलाएंगे और डांट डपट करके भेज भी देंगे घर। कोई रजिस्टर्ड ही नहीं करते मामला। नहीं तो अगर ऐसे तो बहुत कॉल जाती हैं, सारे मामले रजिस्टर्ड करने लगोगे तो पुलिस स्टेशन में जगह नहीं मिलेगी आपको जाने के लिए, फाइल ही फाइल हो जाएंगी, ठीक है। कितने भी तुम ऑनलाइन चले जाओ, बंदा पेपर पे ही कंप्लेंट लिख के देता है। आज भी फोन गुम हो गया, फोन गुम हो गया मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, आप ऑनलाइन कंप्लेंट तो कर दोगे, पर फिर भी ना दिमाग ये बोलेगा नहीं, एक बार जाके थाने से इसकी रिसीविंग लेके आ। समझ रहे हो? ट्रस्ट कि पेपर पे रिसीविंग दो, मैंने ये ऑनलाइन कंप्लेंट की हुई है, पेपर पे रिसीविंग दीजिए आप मुझे, तभी मैं मानूंगा। तो कितने भी हम ऑनलाइन चले जाइए, पेपर वर्क फिर भी रहेगा ही, तो इसलिए वो करते हैं, ठीक है। चलो अब हम ना डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं भाई, जो सबसे बड़े जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जिनको हम डीजे बोलते हैं, हम उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें मान लीजिए ये हमारा क्या है, हाई कोर्ट है, ठीक। ये क्या है, बीच में बैठ गए, बैठा दिए मैंने, गवर्नर बैठा दिए, ठीक है। ये कौन है, मेरे डीजे बैठा दिए मैंने, है ना। डीजे मीन डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक। अब इन तीनों
ये दो जो हैं वो इनको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। पहले क्या किया जाएगा, जो गवर्नर होगा वो इनसे पूछेगा, कंसल्ट करेगा, ठीक है, कंसल्ट करेगा, यहाँ पे बताएगा। फिर हाई कोर्ट बोलेगा, यहाँ पे गवर्नर के साथ बच्चों खाली गवर्नर नहीं होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है। स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स इसमें COM यानी कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सीधा गवर्नर बोल दिया जाता है, ठीक। गवर्नर ने क्या किया, कंसल्ट किया इनसे, हाई कोर्ट से, कि भाई मैं इनको डिस्ट्रिक्ट जज बनाना चाहता हूँ, ठीक है। इनके पास पहुंचा दिए, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, जी बताइए किसको बनाया जाए, ठीक। अब हाई कोर्ट क्या कहेगा कि जी A को, उसने A नाम रिकमेंड कर दिया कि A को बनाइए गवर्नर को, तो अब गवर्नर क्या करेगा, A पर्सन को क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज बना देगा। समझ में आ गई। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो कैसे अपॉइंट होते हैं, समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब इनको अपॉइंट करने के लिए क्या होती है भैया, क्या क्या इनकी खासियत होनी चाहिए कि ये तभी अपॉइंट होंगे। सबसे पहले कि अगर ये किसी एग्जीक्यूटिव में हैं, किसी भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं, ठीक है, तो इनको रिजाइन करना पड़ेगा। किसी भी प्रॉफिट की पोस्ट पे ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते थे या हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते थे, क्या वो नेता होते हैं, ठीक है। आगे जब वो बन जाते हैं तब उनको क्या बना दिया जाता है, कैग बना दिया जाता है ना, कुछ उसमें समझ में आ गई। और एक बार जो बताया भी है मैंने कि जो कैग बन जाएगा वो तो फिर कहीं भी काम नहीं करेगा। ऐसे यहाँ पे इनको बोला गया है कि अगर आप ऑलरेडी सेंट्रल की सर्विस में हो, या तो सेंटर की सर्विस में हो या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी सर्विस में अगर आप हो, तो आपको वहां से रिजाइन करना पड़ेगा पहले। आप यानी कि कोई भी प्रॉफिट का पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि आपको एडवोकेट होना चाहिए कम से कम 7 ईयर के लिए, मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कहीं पे भी वकालत करने का, ठीक, समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि रिकमेंडर किसके द्वारा होना चाहिए, उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो रिकमेंड होनी चाहिए हाई कोर्ट के द्वारा। अभी मैंने बताया ना, पहले वो कंसल्टेशन के लिए भेजेंगे, फिर उनमें से वो रिकमेंड करेगा हाई कोर्ट, और जिसको रिकमेंड किया जाता है उन्हीं को हम डीजे बना देते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज बना देते हैं। समझ में आ गई ये बातें। अब मान लीजिए कि ये बी केस है, कुछ केस ऐसे आए, ये सुप्रीम कोर्ट गए, क्या गए कि जी देखिए मेरे अंदर सारी क्वालिफिकेशन है, मेरे अंदर सारी क्वालिफिकेशन है डीजे बनने की, बस एक जो कैटेगरी है मैं वो फुलफिल नहीं करता। जैसे कि आपने बोला कि वकालत होनी चाहिए, वकालत करनी चाहिए आपको, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हो, 7 साल आपने केस लड़े हैं, वो वकालत। ऐसी नहीं कि बस सर्टिफिकेट लेके बैठ, पर सर मेरे पास सारी चीजें हैं बट मेरे पास ये एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों नहीं है, कॉज भी बताया गया कि मैं यूपीएससी जे की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अब ये तो टाइम टेकन प्रोसीजर है, कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है एटलीस्ट 2 से 3 साल उसको लगते हैं, सिलेबस कंप्लीट होने में ही 1.5 से 2 साल लगते हैं उसके, 1.5 से 2 साल में सिलेबस कंप्लीट होता है। और बच्चा अगर सीरियस पढ़ लेता है तो, और लक भी बहुत मायने रखता है, लक फैक्टर अच्छा है तो निकाल गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, नहीं निकला तो फिर 1 साल के लिए फिर गाड़ी गई, फिर नहीं निकला फिर 1 साल के लिए फिर गाड़ी गई, क्योंकि साल में एक ही बार फॉर्म निकलते हैं। और ये भी नहीं कि लाखों की संख्या में 1000, 900 कुछ, 800 कुछ, 1100 कुछ ऐसी पोस्ट निकलती हैं। सोचो कंपटीशन कितना टफ होगा। तो जितना टफ कंपटीशन है उतनी ही ज्यादा डेडिकेशन मांगेगा। ये तो टाइम टेकन प्रोसेस है। तो मैंने जी 7 ईयर का एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा था, तो क्या मैं बन सकता हूँ? बोले नहीं। क्यों नहीं बन सकते? देखो, एकेडमिक नॉलेज होना और एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत अंतर है। आपको पता है वहाँ पे न्यायाधीश कैसे काम कर रहे हैं? एज ए एडवोकेट अगर आपने केस लड़ा होगा तभी तो आप जान पाओगे कि मजिस्ट्रेट या जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, जज बैठा हुआ है जो, या मजिस्ट्रेट जो बैठे हुए हैं, या डिस्ट्रिक्ट जज जो बैठे हुए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, या हाई कोर्ट में जो जस्टिस बैठे हुए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। तो आप लोगों के साथ क्या न्याय करेंगे अगर हम आपको जज बना दे तो? इसीलिए एक्सपीरियंस होना
ज़रूरी है, पिटिशन फाइल की गई थी, ठीक। नहीं बोला गया उनको कि नहीं आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, आप तैयारी करो या ना करो वो आपका अपना मैटर है, रात है तुम्हारी, तुम रात को पढ़ो, बट हमें आपके 7 साल चाहिए एज ए एडवोकेट, ठीक। समझ में आ गया। अब ये हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ, हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रिक्ट जज कर दिया। अब अदर जजेस कैसे करेंगे हम अपॉइंटमेंट, अदर जजेस बहुत सारे होते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है कि चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के यानी कि डीजे हो आपके, या अदर जजेस हो, या एमएम हो, ठीक है, मजिस्ट्रेट होते हैं जो छोटे लेवल के होते हैं वो हो, ठीक है। आप कोर्ट में जाओगे ना तो आपको उनके सामने ना, चाहे छोटे हो चाहे उनको 3 साल की सज़ा सुनाने का ही उनकी अथॉरिटी है, उससे ऊपर वो सज़ा नहीं सुना सकते। मान लीजिए आप उनके सामने ऐसे हाथ बांध के नहीं खड़े हो सकते, नहीं खड़े हो सकते। आप कोर्ट रूम में जा रहे हो, आप फ़ोन नहीं उठा सकते, आपका फ़ोन रिंग नहीं करना चाहिए, आप ऐसे क्रॉस लेग करके उनके सामने नहीं बैठ सकते हो, आप ऐसे हाथ बांध के उनके सामने नहीं खड़े हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप या तो ऐसे या स्ट्रेट। मैंने मतलब कि जैसे कि 1-2 बार मेरा जाना हुआ है रेंट एग्रीमेंट वैसे चक्कर में, तो मैंने एक चीज़ वहाँ पे भी नोटिस की कि लोग जज के सामने से निकलते हैं तो ऐसे ऐसे नहीं निकल जाते हैं, ऐसे नहीं निकलते हैं, झुक के निकलते हैं, चाहे थोड़ा झुक के। ये होती है रेपुटेशन ऑफ पोस्ट। समझ में आई? जज चाहे छोटे हैं चाहे बड़े, आप उनके सामने हमेशा मैनर में खड़े रहोगे, क्योंकि वहां पे वो न्याय करने वाले हैं, ठीक, तो मैनर में रहते हैं, ठीक है। अब हम अदर जज की अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, इसमें क्या बोला गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन, ठीक है, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, जुडिकल सर्विस, और मिलेगी जुडिकल सर्विस और भी जज के अलावा भी, ठीक है। जुडिकल सर्विस ऑफ ए स्टेट एंड मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट, ठीक। अब इसमें एक चीज और जुड़ गई, ठीक। अभी मैंने आपको पीछे की स्लाइड में क्या बताया था कि हमने डीजे की नियुक्ति करी थी यहाँ पे इस तरीके से। अगर अब हमें अदर जज की नियुक्ति करनी है, यानी कि डीजे के नीचे जो आएंगे उनकी जो नियुक्ति करनी है मुझे, वो मैं कैसे करूँगी, ठीक है, वो मैं कैसे करूँगी। अब इसमें देखो, इसमें हम यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों हाई कोर्ट, जैसे हमने वहाँ पे लिया था, ठीक। यहाँ पे ले लिया मैंने गवर्नर को, ठीक, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने, अब जो मैं अदर जजेस चुनने जा रही हूँ उनको ले लिया मैंने, ठीक है। ये स्मॉल जो कोर्ट है वो हैंडल करेंगे, ठीक। अब वहाँ पे जो 7 ईयर के एक्सपीरियंस की बात आई थी वो थी इन केस ऑफ डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज के। अदर जज में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता, प्रॉफिट की पोस्ट पे तो होना ही नहीं चाहिए, वो चीज़ है, ठीक है। दूसरा, उनके पास क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट है बच्चों मेरा, ये मेरा गवर्नर हो गया। गवर्नर में आपका स्टेट लेजिस्लेचर ऑलरेडी इंक्लूड होता है बट उसको नहीं लिखा जाता। अब इसमें एक चीज़ और इंक्लूड हो जाती है आपकी यहाँ पे हाई कोर्ट के अलावा, स्टेट पीसीएस, ठीक है। क्या इंक्लूड होती है आपकी, स्टेट पीसीएस या पीएससी बोलते हैं वैसे तो इसको, ठीक है। क्यों इंक्लूड होता है अभी बताऊंगी। इनको बोला जाएगा कि इनसे रिकमेंड करेंगे, पूछेंगे कि क्या इन्हें बनाए, और फिर इनको बोलेंगे कि यस आप बना सकते हो, इसमें इनका ट्रांसफ़र कर सकते हो, वहाँ उनकी पोस्टिंग कर सकते हो, और तब इनको अपॉइंट किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये चीज़ हमने यहाँ पे क्यों इंक्लूड करी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करके आए हैं, स्टेट पीसीएस जे का एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं, ठीक है। जज जो बनते हैं, जैसे कि आप यूपीएससी सिविल में जा रहे हो, नॉर्मल आप यूपीएससी का एग्ज़ाम फिल कर रहे हो बच्चों, तो आप में वहाँ पे क्राइटेरिया बनवाए जाते हैं, भरवाए जाते हैं कि आप आईएएस को प्रेफरेंस दोगे या आईपीएस को दोगे या आईएफएस को दोगे या आईआरएस को दोगे, इस तरीके से भरवाते हैं ना। बहुत से होते हैं कि किसी को आईएएस नहीं बनना होता, सीधा आईपीएस ही जाना है ना, दिमाग में होता है कि नहीं पुलिस सर्विस में ही जाऊँगा। कुछ कहते हैं कि नहीं भैया कुछ भी हो जाए पुलिस सर्विस तो लूँगी ही नहीं, या तो आईएएस वाली रैंक आ जाए वो ले लूँगी, नहीं तो आईआरएस ले लूँगी, रिवेन्यू ले लूँगी, मेरे को नहीं जाना पुलिस में, है ना। माइंड सेट होता है, ऐसे कैटेगरी भरवाई जाती है। तो ऐसे ना यहाँ पे जो पीसीएस होता है वो अलग जुडिशरी का एग्ज़ाम लेता है, सेम उसी तरीके से यूपीएससी जुडिशरी लेगा, वो आपका यूनियन लेवल पे जाएगा,
और स्टेट जुडिशरी होगा वो आपका स्टेट लेवल पे जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यूपी में इस टाइम पे कितने जिले हैं बच्चों, 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यूपी में इस समय 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 75 डिस्ट्रिक्ट अगर मान लो इस बच्चे ने यूपी पीसीएस जे से गया है ये सेलेक्ट होके, तो उसको 75 जिलों में कहाँ अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, कौन बताएगा, ये दोनों बताएंगे, फिर वो अपॉइंट कर देंगे। समझ में आ गई, क्लियर। यहाँ पे 7 ईयर का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती क्योंकि छोटे मैटर हैंडल करते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर, कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके का, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये हो गया, अपॉइंटमेंट कर दिया हमने इनका। यहाँ पे देखो ये था ना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वो, और यहाँ पे हाई कोर्ट, इनकी रिकमेंडेशन और कंसल्टेशन होनी जरूरी है, ठीक। इसके बाद कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। द कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर सबॉर्डिनेट कोर्ट इंक्लूडिंग द पोस्टिंग, प्रमोशंस, या जो जज की लीव है देनी या नहीं देनी है, छुट्टी देनी है या नहीं देनी है, वो क्या होगा, लीव किस पे पूरे के पूरे डिपेंड होती है हमारी, हाई कोर्ट्स पे, ठीक है। हाई कोर्ट के अंदर ये सारी पावर्स इंक्लूड होती हैं। बिना हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट बोलेगा कि जी देखो यूपी पीसीएस जे करके ये बच्चा हमने क्या किया, एक जिले में ट्रांसफर कर दिया, अब नहीं, अभी हमें इस बंदे को यहाँ नहीं यहाँ ट्रांसफर करना है, कौन करेगा, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा। समझ में आ गई बातें आपको, कोई कंफ्यूजन। तो पूरा कंट्रोल होता है पोस्टिंग से लेके लीव तक, प्रमोशन तक, कि प्रमोशन करना है नहीं करना है। प्रमोशन क्या होता है, जैसे कि किसी को 3 साल की अथॉरिटी है सजा सुनाने की, 7 ईयर में कर दिया उनका, तो क्या किया, दायरा बढ़ा दिया, ठीक है। समझ में आ गई। स्ट्रक्चर एंड जुरिडिक्शंस, स्ट्रक्चर्स क्या होता है बच्चों, देखो ये 3 टायर्स में बांटा गया है हमारा स्ट्रक्चर्स, ये हमारा स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देखो अभी भी सबॉर्डिनेट बोला है, बट हमारे जो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चंस कि किस जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सबॉर्डिनेट को सबॉर्डिनेट नहीं माना, ठीक, तो कौन है वो, चंद्रचूड़, ठीक है। तो एक होती है हमारी सिविल कोर्ट होती है, एक क्रिमिनल कोर्ट होती है, एक रिवेन्यू कोर्ट होती है। रिवेन्यू कोर्ट्स का मतलब कि अगर जमीन जायदाद से रिलेटेड मामला है, देखो गांव में बहुत सारों के साथ होता है ऐसा, है ना, गांव में, शहरों में तो बहुत ही कम होता है, जैसे गांव में कोई मकान बनाने लगा या खेत के बंटवारे की बात होती है ना, तो क्या कहते हैं कि भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाता है, पड़ोसी बोलता है नहीं ये तो जमीन मेरी है, बोला नहीं ये मेरी है, तो फिर कहाँ जाते हैं वो कोर्ट जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कौन से उसमें पार्ट में, रिवेन्यू कोर्ट में। तो रिवेन्यू कोर्ट में जो तहसीलदार होता है ना, जो नीचे बैठा होता है, जिसको नायब तहसीलदार भी बोला जाता है, वो क्या करता है, वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं इसको बताऊंगा, तो यहाँ पे वो फिर उनको बताता है कि नहीं, वो एक इससे नीचे भी बैठ जाते हैं आज के टाइम में पटवारी, है ना, कि अगर छोटा मोटा ये आपका कोर्ट में मैटर नहीं चल रहा है, बस निकलवा के देखना चाहते हो, तो पटवारी आपका ये काम कर देगा। फरद बोलते हैं उसको, जमीन की फरद, इंग्लिश में भी फरद वर्ड यूज किया जाता है, हिंदी में भी फरद वर्ड यूज किया जाता है। फरद वर्ड जो है वो फरद निकाल के दे देते, तो उसमें पता लग जाता है कि यहाँ से यहाँ तक की जमीन इसकी है, इतने सेंटीमीटर मिलीमीटर सारी उसमें बता देते हैं, कि माइक्रो भी नहीं छोड़ते, इतनी जमीन उसकी है, ठीक है। बट अगर कोर्ट में केस गया हुआ तो पटवारी का नहीं, फिर तहसीलदार बताएगा। समझ में आ गई। आपका रिवेन्यू से रिलेटेड है, जमीन जायदाद से रिलेटेड है, विल से रिलेटेड मैटर है, पैसों से रिलेटेड मैटर है, कि जी मेरा खेत बिका था 1 करोड़ में और हम कितने हिस्सेदार हैं, हमें 4, तो हमारे हिसाब से हमारे पास 25-25 लाख आने चाहिए, बट मुझे तो मिले 15 लाख, ठीक, तो वहां पे रिवेन्यू कोर्ट वो फैसला करेगी। सिविल कोर्ट में क्या होगा, सिविल कोर्ट में भी जैसे फैमिली कोर्ट, फैमिली से रिलेटेड मैटर होते हैं, डिवोर्स से रिलेटेड मैटर होते हैं, ठीक है, और आपके मैरिज से रिलेटेड है, विल से रिलेटेड है, वो भी इसमें चले जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट होती है, अच्छा इसमें एक चीज और आप समझिएगा कि जो हमारे, मैंने अभी आपको डीजे बताए थे, जो डिस्ट्रिक्ट जज जो बताए थे, वो दोनों मैटर्स देखते हैं, सिविल भी देखेंगे और क्रिमिनल भी देखेंगे। कोर्ट छोड़ दीजिए, अभी पहले भी मैं आपको मैटर बता रही हूँ कैसे भी हैंडल होते हैं। डीजे जो है वो आपका सिविल मैटर भी देख लेंगे, यहाँ पे मैं सिविल, और ये क्या देख लेंगे आपका
क्रिमिनल, दोनों, ये दोनों मैटर्स देखते हैं, ठीक। जिस टाइम पे वो सिविल मैटर को देख रहे होते हैं, सिविल मैटर को वो जब देख रहे होते हैं तो उनको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट जज। क्या बोलेंगे उनको? डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि नेम चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है। बट अगर वो क्या करते हैं, क्रिमिनल मैटर देख रहे हैं, कोई मर्डर का केस देख रहे हैं, कोई रेप का केस देख रहे हैं, ठीक है, या मल्टीपल मर्डर का केस देख रहे हैं, ठीक है ना, 7 खून, मतलब कि एक परिवार के 7 लोगों को मार दिया, 2 लोगों को मार दिया, ठीक है, या बहुत बड़ी बैंक रॉबरी कर ली इस बंदे ने, ठीक है, क्रिमिनल केस है भाई, चोरी करना क्राइम ही तो है, क्रिमिनल केस है, तो तब इनको क्या बोला जाता है? तब इनको सेशन जज बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाएगा? सेशन जज, ठीक। नाम चेंज होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज अगर सिविल मैटर को हैंडल करेंगे तो वो डीजे ही रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज ही रहेंगे। बट अगर वो कोई क्रिमिनल मैटर देख रहे हैं तो उस समय उनको सेशन जज के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। सबऑर्डिनेट कोर्ट हमने 3 उस पार्ट में बांट रखा है, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रिवेन्यू कोर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें वही सब है, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट होगी, फिर उससे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो जाती है, ये मुंसिफ कोर्ट आ जाती है, छोटे मोटे से मामले जो होते हैं वो देख लेता है, ठीक है। फिर स्मॉल कोर्ट या लोक अदालत आ जाती है। आगे जो स्लाइड है उसमें और अच्छे से मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे ना आपका क्रिमिनल आप देखिए, क्रिमिनल कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, देखो मैंने बताया यहाँ पे अगर सिविल मैटर हैंडल करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएंगे, कोर्ट छोड़ दीजिए, ठीक है, कोर्ट छोड़ दीजिए, तो डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, सिविल मैटर हैंडल कर रहे हैं। क्रिमिनल मैटर को हैंडल करते हैं, क्या आ गया? सेशन कोर्ट, सेशन जज। सेशन कोर्ट में सेशन जज ही तो बैठेंगे ना, समझ में आ गई, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हो गए। अब इसके नीचे क्या होगा, अब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो होते हैं उसमें क्या होता है, आपको लाइफ क्या कर सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट की सजा दे सकते हैं, आजीवन कारावास की सजा दे सकते हैं, और आपको एक होती है कैपिटल पनिशमेंट। अब बताओ कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या है? नहीं पता है, कैपिटल का मतलब पैसा होता है। कैपिटल पनिशमेंट मींस मृत्युदंड, समझ में आई? कैपिटल का मतलब यहाँ पे पैसा नहीं है, कैपिटल का मतलब यहाँ पे जान है, ठीक। तो जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जो जज होते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट पे हैं, ये आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सजा दे सकते हैं और आपको मृत्युदंड भी दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई? वो आगे आप पढ़ लेना, पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। बट जब ये दोनों फैसले देते हैं, केस ए मैंने बताया लाइफ इम्प्रिजनमेंट या केस बी यानी कि मृत्युदंड, दोनों केस में अगर डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सजा सुना रहा है तो हाई कोर्ट से उसको अप्रूव कराना पड़ेगा, चाहे वहां पे अपील की गई हो, एपीलेट हो या ना हो। एपीलेट का मतलब कि जिस बंदे को उम्र कैद की सजा मिल गई उसने अपील कर दी इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में, तो सुनवाई तो होगी। अपील कर दी तो एपीलेट हो गया ना, एपीलेट जुरिडिक्शन हो गया। मैंने बताया था कि सबऑर्डिनेट कोर्ट से आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आ सकता है। ये बंदा इस फैसले के खिलाफ है कि एक कंडीशन मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी, उसने क्या की, एपीलेट जुरिडिक्शन के तहत जाके उसने अपील कर दी हाई कोर्ट में, तो देखेगा ये अपील आ गई। और अगर उसने अपील नहीं भी की है तब भी हाई कोर्ट उसको एक बार दोबारा से देखेगा, पूरा केस स्टडी करेगा, फिर वो देखेगा कि हाँ सच में इस बंदे ने रेयर ऑफ रेयरेस्ट क्राइम किया है, ठीक है, तभी इसको मृत्युदंड दिया गया है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है। वो बोलता है कि यस कैरी ऑन, तो फिर वो सजा रहती है, और अगर उसमें कुछ बदलाव होता है तो फिर हाई कोर्ट की बात माननी पड़ती है। समझ में आ गया? डिस्ट्रिक्ट जो आपके जो जज हैं उनकी आप पावर समझ गए, है ना, सबसे ऊपर होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पावर समझ गए, आजीवन कारावास, यहाँ तक कि आपको फांसी की सजा भी दे सकते हैं। अब उससे नीचे आ जाइए, चीफ जुडिकल मजिस्ट्रेट कोर्ट, इसमें कौन बैठेगा? चीफ जुडिकल मजिस्ट्रेट बैठेंगे, है ना, CJM बैठेंगे, ठीक है। इनके पास क्या सजा होती है, सॉरी सजा नहीं, क्या पावर होती है इनके पास? उनके पास तो है तुम्हारी लाइफ खत्म करने की पावर, इनके पास क्या पावर है? 7 ईयर या उससे कम, YEAR, ठीक है, 7 ईयर्स या फिर उससे कम, ठीक, मैक्सिमम
7 ईयर की सजा के, क्योंकि कोई भी मुकदमा ऐसा है, कोई भी क्राइम ऐसा है जिसमें आपको 7 ईयर की सजा हो सकती है, तो वो चीफ जुडिकल मजिस्ट्रेट देखेंगे। कौन सी कोर्ट में? चीफ जुडिकल मजिस्ट्रेट कोर्ट में, छोटे। ठीक, उसके बाद अब बताऊं एक चीज और, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मैम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अलग होती है ये कोर्ट, उसी में ही इनकी विंग्स बना दी जाती है। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक माई बाप बैठा होगा सबसे ऊपर, जिसको हम क्या बोलेंगे, समझ में आ गई? कंफ्यूज मत होना कि मैम ये अलग बनेगी तो फिर क्या ये अलग बनेगी, नहीं, एक ही बिल्डिंग में होगा। उसके बाद जो उससे छोटे जो होंगे, जो 7 साल की सजा सुनाएंगे, उनकी विंग्स अलग हो जाएगी, विंग्स अलग हो जाएगी, या उनकी कोर्ट रूम नंबर अलग हो जाएंगे, है ना। वो क्या करता है पुलिस वाला, जब FIR दर्ज होती है तो उसमें जब जो सेक्शन लगाए जाते हैं, जो सेक्शंस उसमें लगते हैं, उस सेक्शंस के अकॉर्डिंग फिर मजिस्ट्रेट के पास केस पहुंचता है कि आपकी कार्रवाई रूम नंबर 214 में होगी, या 314 में होगी, या 102 में होगी, या 99 में होगी, या रूम नंबर 13 में होगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे अकॉर्डिंग टू पावर उनको बैठाया गया है। समझ में आ गई? एक ही बिल्डिंग में होते हैं ये, ऐसा नहीं है कि डीजे का अलग ऑर्गेनाइजेशंस होगा, अलग उनका सेटअप होगा, नहीं, एक ही कोर्ट होती है। उससे नीचे जुडिकल मजिस्ट्रेट, अब चीफ हट जाएगा, जुडिकल मजिस्ट्रेट आ जाएंगे। वो जुडिकल मजिस्ट्रेट कोर्ट में देखेंगे, ये करते हैं सबसे कम, यानी कि 3 ईयर्स या उससे कम का कोई भी मैटर हो वो देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इससे नीचे भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, पंचायत, ठीक है, लोक अदालत, पंचायत, पंचायत का तो पूरा चैप्टर है हमारा आगे, देखो ये सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। इसमें आपको ये क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है ये हायर जुडिकल अथॉरिटी होती है इन द डिस्ट्रिक्ट। बताया मैंने, बताया, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली में 7 हैं। ठीक है, तो जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है हमारा, यहाँ पे जो ये हमारा लगता है नॉर्थ ईस्ट लगता है ना हमारा, या नॉर्थ वेस्ट लगता है। ठीक, तो इसका जो डिस्ट्रिक्ट हमने बांट रखा है, इसकी कोर्ट है हमारी रोहिणी। तो ऐसे दिल्ली में 7 डिस्ट्रिक्ट है, तो 7 डिस्ट्रिक्ट में 7 कोर्ट होंगी, तो यानी कि यहाँ पे 7 डीजे होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही डीजे होगा, समझ में आई? 7 कोर्ट में 7 डीजे, और ये तो बहुत सारे होते हैं जो मैंने आपको बताया है ना। समझ में आ गई बातें आपको? तो हायर अथॉरिटी कौन सी होती है डिस्ट्रिक्ट में? आपकी डिस्ट्रिक्ट जज की। ठीक, वो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और आपको कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं, बट उनको अप्रूव कराना पड़ेगा हाई कोर्ट से, विद और विदाउट एपिलेट जुरिडिक्शन। समझ में आ गई? ठीक, उसके बाद ठीक सिविल मैटर भी देखते हैं ये, और क्रिमिनल मैटर भी देखते हैं। अभी मैंने बताया पीछे, सिविल मैटर में देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जज ही बोलेंगे। ठीक, और क्रिमिनल मैटर देखेंगे तो सेशन जज बोलेंगे। ठीक, इसके बाद ये देखो सब चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो मैं आपको अभी स्लाइड में अच्छे से समझा के आई हूँ, ग्राफ पे समझाया। ठीक है, ये सब देखो, ये डिस्ट्रिक्ट जज है, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, सेशन जज। अब इसके पास ना सुपरवाइज की पावर होती है, सुपरवाइजरी पावर इसके पास होती है कि सुपरविजन करेगा ये। ठीक है, किसका करेगा? कि जो इसके नीचे लोअर कोर्ट्स होती है। ठीक है, अभी मैंने बताया जैसे कि आपकी चीफ जुडिकल, ठीक है, मजिस्ट्रेट कोर्ट थी, फिर जुडिकल मजिस्ट्रेट कोर्ट थी। ठीक है, और सिविल मैटर में भी ऐसी बहुत सारी कोर्ट्स थी, है ना, मुंसिफ थे, बहुत सारी कोर्ट्स थी। तो सबका क्या होगा, ये सुपरवाइज करेगा सबको। ठीक है, ठीक, अब ये क्या करता है, देखो मैंने अभी आपको बता दिया, यानी कि डेथ सेंटेंस कर दिया, मौत की सजा दे दी। कैपिटल, देखो ये आ गया ना, कैपिटल पनिशमेंट कर दिया, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी। तो आपको वो हाई कोर्ट से क्या कराना पड़ेगा, कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी, कन्फर्म कराना पड़ेगा, तभी वो आपको वो दे सकते हैं आप। ठीक है, इसमें अब लोवेस्ट लेवल कौन सा होता है बच्चों? देखो ये मुंसिफ हो गया, कोर्ट ऑफ मुंसिफ मैंने बताया, सिविल केस है, छोटा मोटा तलाक का मामला, हम नहीं जा रहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, आप ही समझा दो जी, मुझे एलिमनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब जिसका एलिमनी नहीं चाहिए उसका तो आसानी से हो जाएगा ना पैसा लेना है ना देना है जी, बस अलग होना है। पर फिर भी कोर्ट क्या करती है, फैमिली कोर्ट में मैटर जाता है कि 6 महीने आपको देती है। ठीक,
6 महीने देते कि एटलीस्ट आप 6 महीने साथ रहिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं भाई तुम 6 महीने बाद भी सर ही फोड़ रहे हो एक दूसरे का, तो अलग ही हो जाओ भाई, ठीक। और अगर उनके पास कोई चाइल्ड है तो फिर 6 महीने के साथ साथ उनकी काउंसलिंग कराई जाती है कि आप अलग हो जाओगे, बट इस मासूम का क्या, ठीक है, उस बच्चे का क्या, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट में जितना मदर का हाथ होता है उतना फादर का भी होता है। और अगर बच्चा, पेरेंट्स अलग हो जाते तो कहीं ना बच्चा जो है वो सफ़र कर लेता है। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशन है तब भी बच्चे के लिए साथ रहना चाहिए, नहीं, कस्टडी मिलती है। अगर 7 साल से बच्चा छोटा है तो माँ को ही मिलेगी, हर केस में माँ को मिलेगी। और फिर क्या कहा जाएगा कि अगर माँ कैपेबल नहीं है तो जो पिता है वो उसको क्या देगा, एनिमनी देगा, हर महीने खर्चा देगा, ठीक है। वो अतुल सुभाष वाला केस वही तो था, 3 करोड़ रुपए मांगे उसने, कह रहा 85,000 की मेरी सैलरी में 3 करोड़ कैसे दूंगा, सब कुछ बेच दूंगा तब ना दे पाऊं, तो मेरा परिवार क्या भीख मांगेगा, ठीक। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, 12 ईयर से ऊपर है या 15 ईयर से ऊपर है, कुछ सोचने समझने की शक्ति डेवलप हो गई है, तो फिर उससे जज पूछते हैं, पहले तो बच्चे की काउंसलिंग कराते हैं, ऐसे नहीं डिवोर्स दे देते हैं जाते कि तुम गए भाई हम अलग होना चाहते, लो कर दिया अलग, नहीं, है ना। काउंसलिंग कराई जाती है, बच्चे से पूछा जाता है कि आप किसके साथ रहना चाहते हो, मम्मा या पापा के। तो अगर बच्चा किसी इंडिविजुअल को चुनता है, ठीक, तो पूछा जाता है कि वाई, क्यों रहना चाहते हो, किस, अगर बच्चे ने बोला मम्मा के पास रहना चाहता हूँ तो पूछेंगे क्यों, फिर पूछते हैं कि पापा के साथ क्यों नहीं रहना चाहते हो, तो उसकी डिमेरिट बताएगा कि मुझे इसलिए नहीं रहना। अगर बच्चा बड़ा है तो 7 साल से नीचे का तो पूछेंगे ही नहीं, माँ को ही देंगे कस्टडी, ठीक। बट उसमें क्या कहा जाता है कि फादर को मिलने की परमिशन होगी बच्चे से, ठीक। अब बच्चा बड़ा है, सोच समझ सकता है, मान लो बच्चा खुद ही 18 साल का है, बच्चा 18 साल का है, माँ बाप में बिड़तू माचा नहीं, अम्मा अलग होंगे, डिवोर्स लेंगे, फिर बच्चे के अंदर पूरी डेवलपमेंट की शक्ति आ चुकी है, वो डेवलप हो चुका है, वो उसको वोटिंग राइट है, वो जिसको चूज करेगा जज एक बार में ही उसको मान जाएंगे। बट बच्चा अगर 12 साल का है, 10 साल का है, 13 साल का है, उसकी पूरी अभी सोच जो है डेवलप नहीं हुई है, थिंकिंग प्रोसेस नहीं कर सकता है पूरा, ठीक, पूछा जाता है। तो बच्चे के केस में क्या, उसको होल्ड पे डाला जाता है, हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग कराई जाती है, फिर देखते हैं ना कि नहीं भैया साम दाम दंड भेद लगा के भी नहीं हो पा रहा है, तब फिर बोला जाता है कि ठीक है ग्रांटेड, मान लेते हैं, ठीक। फिर बच्चे की कस्टडी सौंपी जाती है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, ठीक। तो यही सब होते हैं, ये सब देखा जाएगा, ठीक। इसके बाद इसमें और भी होता है, जैसे पंचायत कोर्ट्स होगी, ठीक, पंचायत हो जाती है, पंचायत अपने उस पे लेवल पे कर दी, ठीक है। पीटी सिविल और क्रिमिनल मैटर, पीटी का मतलब क्या होता है कि छोटे मोटे छुटपुट, जैसे कि गांव में क्या होता है, भैंस चोरी कर ली, यही होता है, किसी की भैंस चोरी कर लिया, किसी के खेत में से क्या करा, रात को क्या काट लाए, चारा काट लाए, जिसको उसमें बोलते हैं हरियाणवी लैंग्वेज में न्यार, है ना, डांगरों का न्यार ऐसी बोलते हैं कि चारा काट लाए, अरे उसके खेत में ना बढ़िया है, चल रात को काट लाते हैं, और उसे पता लग गया किसने काटा है, पहले तो खुद ही लड़ेंगे, तो पंचायत, गांव में तो पंचायत आ जाती है ना, ना भैया मैं तो पंचायत में जाऊंगा, तो वो क्या होते हैं, तो पीटी मामले, देखो क्राइम तो हुआ है, चोरी, क्रिमिनल केस तो है, बट इतना बड़ा नहीं है कि उसमें FIR दर्ज की जाए, फिर उसको डांट डपट लगाते हैं कि जितना तूने इसका चारा काटा है, न्यार काटा, उससे डबल देगा तू, इसको दे, ऐसी होता है ना। या किसी की भैंस चोरी कर ली किसी ने, फिर पंचायत में मुकदमा जाता है कि जी मुझे इस पे शक है, तूने देखा, यदि देखा तो नहीं है पर शक पूरा है, इन्होंने मुझे धमकी दी थी, और या मेरी इससे दुश्मनी है, इस तरीके से मैटर होते हैं ना, छोटे मोटे गांव के जो है, 2 औरतों की आपस में लड़ाई होगी, है ना, खासकर औरतों में लड़ाई होती है गांव में, है ना, उसकी चोटी उसके हाथ, उसकी उसके हाथ, तूने मेरे घर के आगे कूड़ा क्यों फेंका, है ना, सारा कूड़ा अपने घर के आगे से निकाल के मेरे घर के आगे भाग के चली गई नाली में, ऐसी होता है। और जब मुकदमा ज्यादा ही बढ़ जाता है वो केस, फिर पंचायत हो जाती है ना, पंचायत में फैसला होगा, अब हम नहीं कर रहे भैया, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो सिविल का मतलब भैंस चोरी हो गई, और क्रिमिनल का मतलब चोरी हुई, ठीक, ये हो गया। और बहुत सारी जगह पे इनको क्या बोला जाता है, जैसे न्यायु पंचायत, कुछ लोग इसको न्यायु पंचायत बोल देते हैं, कुछ ग्राम कचहरी बोल देते हैं, ठीक है, कुछ अदालती पंचायत बोल देते हैं, कुछ पंचायत अदालत बोल देते हैं, एंड सो ऑन, ये छोटे छोटे से, ठीक।
अब इसमें एक वर्ड है बड़ा खतरनाक, पंचायत में एक वर्ड आया था, खासकर हरियाणा में होती थी ये, खाप पंचायत। इतनी खतरनाक कि इसने क्या किया कि ये जो पंचायत के लोग थे अपने आप को क्या मानने लगे, भगवान। ना हमारे ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट है, ना हाई कोर्ट है, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो हम कहेंगे वो ही होगा। खाप पंचायत है। जैसे कि मान लीजिए किसी लेडीज के साथ बदतमीजी हो गई है, उसने क्या किया कि उसके घर वालों ने बोला कि भाई हम मुकदमा बाहर नहीं लेके जाना चाहते, पुलिस में नहीं लेके जाना चाहते, हम गांव में ही इसको सुलट लेंगे। खाप पंचायत का मतलब एक गांव की पंचायत नहीं होती, 1+1+1 बहुत सारे गांव उसमें इंक्लूड हो जाते। अब जिस लड़के ने उसके साथ मान लो बदतमीजी किया, खाप पंचायत ने डिसीजन दे दिया कि इसके साथ शादी करा दो, पूरी जिंदगी इसी के साथ रहेगी। क्या एक्सपीरियंस होगा उस लड़की का? तो गलत डिसीजन है। और खाप पंचायत ने दिया तो लोगों को मानना पड़ेगा, ठीक। या दूसरा केस है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, ठीक, कि मान लीजिए कोई भी वो है 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, लड़का 21 साल से ऊपर का, लड़की 18 साल से ऊपर की है, ठीक। उन्होंने शादी कर ली, अलग अलग गांव के हैं, ठीक। खाप पंचायत बैठ गई, उन्होंने बोला कि इनको ना गांव निकाला दे दो अलग अलग, हुक्का पानी बंद कर दो, इनके घर वालों का भी बंद कर दो। इट मीन्स कि ना तो लड़के के परिवार से कोई भी सोसाइटी मतलब रखेगी, ना लड़की के परिवार से रखेगी, और लड़का लड़की ना गांव में रहेंगे ना आसपास रहेंगे, और इकट्ठे भी नहीं रहेंगे। ये डिसीजन होते थे खाप पंचायत के, इस तरीके के वाहियात डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, ये नहीं चलेगी, ये बिल्कुल अपोजिट है आवर जुरिडिक्शन। तो खाप पंचायत को ऑलमोस्ट क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। और कहीं पे भी अगर खाप पंचायत का जिक्र होता है और उसका डिसीजन सामने आता है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन में आ जाती है, इसका जो भी डिसीजन होगा वो नल एंड वॉइड होता है। तो ऑलमोस्ट आज के टाइम में 99.99% खाप पंचायत खत्म हो चुकी है। बट अभी भी ना कहते हैं कि जो बुद्धि है ना, खासकर हरियाणा में जो ठेठ जाट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, या वो इसके क्या कहते हैं अपने टाइम के साथ बदलना नहीं चाहते, जो उनका टाइम था। मैंने बोला कि जब हम छोटे थे तो दूरदर्शन और मेट्रो नाम से 2 ही चैनल आते थे टीवी में, ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, कलर तो देखा नहीं हमने कैसा होता था जब हम टीवी देखते थे। और टीवी सीरियल के नाम पे शक्तिमान देखते थे, वही आता था, वो भी बंद हो गया जब बच्चों ने सुसाइड करनी शुरू कर दी। अपने टाइम देखो टाइम कैसे बदलता है, तो हमें भी बदलना चाहिए, ठीक। उसके बाद रात को 7:30 बजे फ्राइडे को चित्रहार आता था, गिनती के 4 गाने आते थे, बस सिर्फ 4 गाने आधे घंटे में, वो देखते थे। रंगोली आती थी 7:15 बजे संडे को, वो देखते थे, ठीक। फ्राइडे की रात को मूवी आती थी 9:30 बजे दूरदर्शन पे, उसमें मूवी कम ब्रेक ज्यादा, एक मूवी 5-5 घंटे चलती थी। सोचो मूवी 2.5 घंटे की और 2.5 घंटे ऐड पर, ऐसे देखते थे आंखें दिद्दे फाड़ के, है ना। तो हमें क्या था कि वो चीज हमारे लिए इनफ थी, हम सोचते ही नहीं थे कि इससे भी ज्यादा डेवलपमेंट होता है। ब्लैक एंड व्हाइट ही देखते थे, पता नहीं इसने हरा पहना, नीला पहना, कैसा पहना। आज के टाइम में तो कलर तक पता लग जाता है कि ये ऑफ वाइट है, ये क्रीम है, ये कैसा कलर है, ठीक। अगर उस चीज को मैं आज अप्लाई करना चाहूं तो क्या वो एप्लीकेबल होगा? आज के टाइम पे तो चैनल भी देखो कितने सारे चैनल्स हो गए, नंबर ऑफ चैनल्स, और उसमें भी जैसे ये आ गया आपका अलग अलग ले लो, अमेजोन प्राइम ले लो, मूवी अलग देख लो, नेटफ्लिक्स ले लो, ठीक, देखे जाओ मूवी दुनिया भर की। कार्टून चैनल इतने आ गए, हम एक ही देखते थे, वो जंगल पार चली है पता चला है मोगली, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। नहीं, वाकई में सिर्फ वो ही देखा है हमने, इसके अलावा कोई कार्टून थोड़ा बहुत जब बड़े हुए थोड़ा सा तो छोटा भीम, बस। आज के टाइम में तो डोरेमोन, सिंचैन, पता नहीं कितने सारे, तो हम बच्चों को कैसे रोक दे? काफी पुराना है, बट इतना पुराने नहीं बेटा, हम इतने नहीं है, हम बहुत पुराने हैं, ठीक है। तो हमारे टाइम में डोरेमोन नहीं हुआ करता था, हमारे टाइम में जंगल पार चलिए पता चला है, वही था बस कि हाँ मोगली होता है, लाल रंग की चड्डी पहनता, बस इतना ही, और कुछ नहीं। ये सब बाद में इनोवेट हुए हैं।
कोई था ही नहीं। क्या होता था हमारी लाइफ में, सुबह उठे, छोटे थे जब, सुबह उठे स्कूल चले गए, ठीक है, अगर स्कूल जाने के लिए रोए तो मम्मी ने 2 रैपट मारे खींच के, रोते रोते स्कूल गए, ठीक है, स्कूल से आने के बाद 1-2 घंटा सोए, फिर पढ़े तो पढ़े, नहीं तो क्या, खेलने चले गए। खेल क्या होता था, लंगड़ी टांग, ऊंच नीच का पापड़ा, आंख मिचोनी, ठीक है, और वो बर्फी रसगुल्ला वो उससे खेलते हैं जो पिट्टूस, वो होते थे। आज के टाइम में ये गेम है नहीं है, ठीक। तो ये सब चीजें हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए। जो खाप जो है ना बच्चों, ये वो खाप है वो कि अपना 1970, 1980, 1990 के दशक में जी रही है, ठीक। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसके डिसीजन को नहीं मानता, और अब तो इसने ये बोला हुआ है कि अगर किसी भी खाप पंचायत का डिसीजन हमारे सामने आ गया तो हम फिर खाप पंचायत वालों को ही देखेंगे, अब उन्हें उठा के लेके आएंगे, उन्हें ही डालेंगे अंदर। तुम करो डिसीजन कैसे, तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन है, ठीक। तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। पार्ट 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कल अपना पार्ट 7 हम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।